जो बात का बीमारी होता है इंडिया आदमी को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हम लोग क्या करते हैं, नीचे बैठ के काम करते हैं। सबसे बड़ा जॉइंट जो होता है हमारा बॉडी में, जो नी जॉइंट होता है, घुटना होता है, घुटना के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। और ये जो बीमारी होता है ये 2 किस्म का कॉज से होता है। एक तो हो गया आपका उम्र वजह से होता है, जो कि 80%, और दूसरा जो है वो बीमारी वजह से होता है। जो बीमारी होता है वो 3 किस्म का होता है मोस्टली। एक हो गया आपका रिमाटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। रिमाटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये ऑटो इम्यून फेलियर होता है, इम्यूनिटी फेल हो जाता है। आजकल जो डिस्कशन हो रहा है कि कोरोना वजह से कि हमारा इम्यूनिटी कम है इसीलिए कोरोना पकड़ लेता है, तो इम्यूनिटी आपको बढ़ाना है, और इम्यूनिटी कम हो जाने से रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। यूजुअली लेडी लोग को ज़्यादा होता है, 40 से 45 साल से शुरू हो जाता है, और ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, और ये एक बार डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो सेकेंड वेराइटी है, ये एक्सियल स्केलेटन को पकड़ लेता है। ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये पकड़ लेता है। जॉइंट यूजुअली सैक्रोइलियक जॉइंट से शुरू होता है और पकड़ के पूरा स्टिफ कर बना देता है। इसमें आपको क्या होता है, जो मूवमेंट पूरा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन मीन्स आपका जो अभी ऐसे मूवमेंट होता है ये घूम के देखना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है, कभी कभी आप घूम नहीं पाएंगे, ऐसे ही घूमेंगे, रबड़ जैसे ऐसे ही घूमेंगे। और गाउटी आर्थराइटिस जो थर्ड वेराइटी है, ये यूरिक एसिड वजह से होता है। जो प्यूरिन प्रोडक्ट, आप प्यूरिन प्रोडक्ट ज़्यादा खा लेंगे, मटन खाएंगे और क्रैब खाएंगे, कोई पल्सेस ज़्यादा खाएंगे, तो इसमें आपको यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है बॉडी में। वो यूरिक एसिड क्या होता है ना, जैसे स्टोन बन के दोनों हड्डी के बीच में घुस के ये आपका हड्डी का जो नरम हड्डी को खा लेता है। तो ये जो पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी में जो आर्थराइटिस होता है ये हो गया आपका घुटना। इसमें तीन हड्डी मिलके बना हुआ है। एक तो थाई बोन, लेग बोन और चक्की हड्डी बोलते हैं। ऐसे घूम रहा है, हम बैठते हैं उठते हैं, तो ये पकड़ने वाला जो रस्सी है वो लिगामेंट बोलते हैं। और एक हड्डी 2 हो गया, मीडियल कंडाइल, लेटरल कंडाइल, मेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल, लेटरल कंडाइल। दोनों हड्डी के बीच में 2 वाशर है, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस। और हड्डी के ऊपर एक नरम हड्डी रहता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है और ये इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज को खींचता है। जब उम्र बढ़ता है ये घिस के थोड़ा थोड़ा पतला हो जाता है, और पतला होने से पेच खा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेज 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें एक्सरे में इतना पता नहीं चलेगा, बट पेन शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेज में जो होता है ये हो गया आपका ज़्यादा खा लेता है और हड्डी नज़दीक आता है। थर्ड स्टेज में ऑलमोस्ट खा जाता है, और ये जो है मेनिस्कस है ये फीदरिंग हो जाता है, और आपका कभी कभी ये लूज बॉडी भी जमा हो जाता है उसके अंदर। और स्टेज 4 जो हो अलाइनमेंट चला जाएगा और डिफॉर्मिटी शुरू हो जाएगा। स्टेज 4 हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 3, स्टेज 4 तो आपको एक्सरे में पता चल जाएगा। दूर से आप कोई पेशेंट आता है तो उसका घुटना जो सीधा होना चाहिए ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसे चलता है, तो आपको दूर से भी पता चला जाएगा कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और एक्सरे तो 100% बता देगा क्या स्टेज में भी है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए ANA, एंटी-CCP एंटीबॉडी, RA फैक्टर टेस्ट है, उसमें आपको पता चल जाएगा। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 वो स्पेसिफिक मार्कर है, ब्लड टेस्ट है, करने से पता चल जाएगा। और गाउटी आर्थराइटिस तो बहुत भी आसान भी है, देखिए यूरिक एसिड सब जगह होता है। आपको रात को मटन खा लेना, सुबह पाँव का जो थंब बोन है ना, जो सबसे बड़ा ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 का बेस में जो जॉइंट है वो फूल जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, पेन होगा, तो चलने का दिक्कत होता है। तो ये आपको पता चल जाता है कि ये आपको गाउटी आर्थराइटिस है। ये जो एक बार ख़राब हो जाता है वो दोबारा बनता नहीं। तो बॉडी में जो आपको हड्डी टूट जाता है, हड्डी बन जाता है, बट एक बार आपका कोई एक्सीडेंट के दांत गिर जाता है कि ब्रेन का डैमेज हो जाता है, आँख का डैमेज, वो नया बनता नहीं है। ऐसे ये कार्टिलेज नेवर रीजनरेट्स, वंस डिस्ट्रॉयड फॉरएवर। तो उसको प्रोटेक्शन करना कैसे बनाना, तो जितना भी बचा हुआ है, सपोज 20-30% बचा हुआ है, उसको बचा के रखना, उसको स्ट्रांग बनाना, उसको एक्सरसाइज करके उसका विटामिन आजकल मिलता है, प्लेंटिली अवेलेबल हो जाता है, तो आपको विटामिन खा के उसको बचा के रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो हड्डी का न्यूट्रिशन होता है विटामिन D एंड कैल्शियम, और ब्रेन का और नर्व का विटामिन जो होता है वो विटामिन B12 सियानोकोबालामिन, जो कि नॉनवेज से मिलता है। आप नॉनवेज मछली खाते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आपको विटामिन B12 बस सियानोकोबालामिन मिल जाता है। और जो कैल्शियम जो है वो दूध से मिलता है। हमारा बॉडी में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ ज़रूरत होता है, और विटामिन जो कैल्शियम जो है वो मिल्क से ज़्यादा मिलता है। 1 लीटर मिल्क से 1200 मिलीग्राम अवेलेबल है। तो आप आधा लीटर मिल्क ले लीजिए, 600 मिलीग्राम मिल जाता है। उसके साथ साथ जो सब्जी है उससे आपको 400 मिल जाता है, 1000 मिलीग्राम हो गया। और विटामिन D जो है ये खाना पीना में नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो सबसे ज़्यादा मिलता है धूप से।
धूप आपका चमड़ी को टच करेगा तो चमड़ी बनाएगा विटामिन डी। तो आपको सन बाथ लेना एकदम ज़रूरी है। तो आपको 30 to 40 मिनट्स रोज़ सन बाथ लेना, जो भी है, जो उम्र में है, सब उम्र वालों को ये ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो डायबिटीज़ लोग है, जो कि थायराइड प्रॉब्लम है, उनको भी हड्डी कमज़ोर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आजकल जो BMD टेस्ट है उसमें पूरा पता चल जाता है। हमको बोलते हैं डेक्सा स्कैन मशीन आजकल सब जगह अवेलेबल है। +1 to -1 नॉर्मल, -1 to -2.5 इज द ऑस्टियोपेनिया, जो कि बीच में रहता है, और -2.5 से ज़्यादा होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपेनी के लिए कि सबसे अच्छा मेडिसिन आजकल मिल रहा है, खाने से ठीक हो जाता है, बाइफॉस्फोनेट्स, जो कि हफ्ता में एक बार आल्वेंड्रोनेट सोडियम, मंथली एक बार आइवेंड्रोनिक एसिड, ईयरली एक बार जोलांड्रोनिक एसिड। उसके साथ साथ आप कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट, सन बाथ और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। और डायबिटीज़ होगा, थायराइड होगा, उसका दवाई खा लेना। और उसके साथ साथ जो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उसके साथ हमको इंजेक्शन लेना पड़ता है। जैसे डायबिटीज़ के लिए लेते हैं ना, टेरीपैराटाइड इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो पेन में आता है, वो पेन का अंदर एक बार लोड हो गया तो वो कैट्रिज बोलते हैं, एक बार लोड हो गया, एक इंजेक्शन चला गया 1 महीना। रोज़ आपको 20 माइक्रो यूनिट्स लेना है और पेशेंट खुद लेता है। वो जो नीडल हो तो एकदम छोटा है, तो आप रोज़ लेना, और नीडल 3-4 दिन को चेंज करना पड़ता है। ये हो गया आपका जो बेसिक ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ जो बीमारी होता है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस के लिए बढ़िया मेडिसिन मिलता है और सब जगह मिलता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपको सालाज़ोपायरिन और बायोलॉजिक्स, और गाउटी आर्थराइटिस के लिए आपका फेबुक्सोस्टाट, उसके साथ प्रोबेनेसिड एंड कल्चिसिन, ये भी फ्री मिलता है, सब जगह अवेलेबल है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट एंड तीसरा हो गया आपका सालाज़ोपायरिन, ये भी सब जगह अवेलेबल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है ये एकदम स्पेसिफिक होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में जो है जो एकदम इनिशियल फेज है, आपको एक्सरे में कुछ पता नहीं चलता है, बट आपको पेन होता है। तो इसमें आपको क्या होता है, आपको पहले डायग्नोसिस भी डिफिकल्ट दिक्कत होता है। आपको देखना पड़ेगा पेशेंट कैसे चलता है, उम्र कितना है, डायबिटीज़ है कि नहीं, थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके साथ वो बराबर खाना खाता है कि नहीं, विटामिन डी स्टेटस क्या है, विटामिन B12 का स्टेटस क्या है, कैल्शियम स्टेटस क्या है, ये सब बनाने के बाद और पेशेंट को कार्टिलेज का विटामिन जरूरी हो जाता है। ये जो कार्टिलेज है ना, उसको बचा के रखना है, उसको एक्सरसाइज करके, और विटामिन, इसका कार्टिलेज स्पेसिफिक कार्टिलेज का विटामिन मिल जाता है, जो कि कोलाजन पेप्टाइड और अल्फाप्सिन, रोज हिप एक्स्ट्रा। उसके साथ साथ कभी कोई आदमी लिखते हैं जो ग्लूकोसामिन एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये एक्चुअली बराबर मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन जो देते हैं वो प्लासेबो बोलते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है, उसका साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। उसके साथ साथ आपको सेकेंड स्टेज में आ गया तो आपको पानी जमा होता है, पेन ज़्यादा होता है, कभी कभी ये दवाई कार्टिलेज का विटामिन काम नहीं करता है, तो हम लोग इंजेक्शन डालते हैं। डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज का दूसरा इंजेक्शन, नॉन डायबिटिक के लिए स्टीरॉयड डाल देते हैं। वो डायबिटीज़ के लिए हम जो डालते हैं थोड़ा सा कॉस्टली है, विस्कस मटेरियल मिलता है, हाइलोनिक एसिड। थर्ड स्टेज जब हो जाता है तो क्या होता है ना, दोनों हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज है, जो मेनिस्कस है, वो तोड़ जाता है, लूज बॉडी होता है, तो एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके उसको साफ सुथरा करना पड़ता है। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होता है, एक घुटना के अंदर एक छोटा सा पेंसिल जैसे होता है, 35 to 40 लाख का कैमरा होगा, इसमें लाइट होगा, और इसमें थोड़ा सा एक पाँव को शोन करके कमर से इंजेक्शन लगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया डाल देंगे, केबल माध्यम से मॉनिटर को चला जाएगा। तो इसका अंदर का पिक्चर मॉनिटर में 40 टाइम्स मैग्नीफाइड भी देखा जाएगा और बड़ा बड़ा भी देखा जाएगा। उसके साथ साथ इस तरफ एक घुस जाएगा, जो कि 2 मशीन होता है, एक साफ करने का मशीन, उसको सेवर मशीन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है RF मशीन, जो है कि प्लेन कर देगा, उसको टच करके जो टूटा फूटा होता है ना, एकदम समान हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, तो उसको पेन कम हो जाता है। जो विंडो पीरियड बोलते हैं ना, वो जो पेन कम हो जाएगा वो विंडो पीरियड बोलते हैं। वही पीरियड में आपको विटामिन का दवाई, कार्टिलेज का विटामिन और एक्सरसाइज करते रहना, तो 3-4 साल तक चला जाएगा, पेन फ्री रहेगा। जो स्टेज 4 हो जाता है, जो कि आपको और अलाइनमेंट नहीं होगा, कंप्लीट लॉस हो जाता है कार्टिलेज, उसको सबलक्सेशन हो गया, तब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन करते हैं ये 2 वैरायटी का होता है। एक हो गया आपका, देखिए ये जो होता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये 3 कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। यूजुअली जो स्टार्ट होता है तो मीडियल कंपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, लेटरल कंपार्टमेंट प्लेन होता है। तो इसे टेढ़ा हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट बना देने से, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा सा अलाइनमेंट बना देने से, नहीं तो यूनिकॉन्ड्राइल रिप्लेसमेंट करने से भी 15-20 साल तक चला जाता है। बट एक बार 3 कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया तो आपको टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये जॉइंट का ऊपर जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज को चेंज करना पड़ता है,
तो उसको क्या करते हैं, एक औठा मिलता है जैसे आपको गम जैसे हो, जैसे फेविकल है, उसको लगा देते हैं। ये दो वेराइटी का सामान मिलता है, एक कोबाल्ट क्रोम होता है और एक ऑक्सीनियम होता है। ये कोबाल्ट क्रोम जो है ये 20 साल तक जाएगा और ये ऑक्सीनियम जो है ये 25 साल तक जाएगा, ये वाला 25 साल तक जाएगा। तो ये दो वेराइटी का सामान मिलता है, एक ऑक्सीनियम और कोबाल्ट क्रोम। इसका 65,000 का कैपिंग, इसका 1 लाख का कैपिंग। ये दोनों हड्डी के बीच में जो है, जो कार्टिलेज है, जो प्लास्टिक है, आजकल जो प्लास्टिक डालते हैं वो क्रॉस लिंक पॉली आ गया, इसका ऑलमोस्ट 25 to 35 ईयर्स लॉन्जिविटी। पहले से जब हम पढ़ाई करते थे तो 7 साल 10 साल तक नी रिप्लेसमेंट, उसके बाद 15 साल हो गया, 25 साल, अभी 25 से 30 साल तक क्रॉस लिंक पॉली आ गया। तो आजकल जो लॉन्जिविटी बहुत सारा बढ़ गया। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का दिमाग से पहले निकालना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, वो कोटिंग चेंज होता है, वो आर्टिफिशियल कोटिंग चेंज देते हैं और ये बहुत आसान तरीका है। उसमें आपको जो दिक्कत कुछ नहीं है, कमर से आप इंजेक्शन डाल देते हैं, उससे आपको दोनों सोन हो जाता है और 45 मिनट्स में एक घुटना का चेंज हो जाता है, दोनों घुटना में 1.5 घंटा में ख़त्म। पहले क्या होता है 5 घंटा लगता था। तो एक नी ऑपरेशन करो, 3 महीने के दूसरा करो, जो बोलते हैं कि स्टेजिंग। तो 3 वेराइटी का ऑपरेशन होता है, एक हो गया साइमल्टेनियस, सेकेंड हो गया स्टैगर्ड, थर्ड हो गया स्टेजिंग। साइमल्टेनियस मीन्स एक दिन में दोनों सर्जरी इमीडिएट हो जाएगा, एक के बाद एक, 45 1.5 घंटा ख़त्म। दूसरा जो होता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया, पेशेंट को डायबिटीज़ है, पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट को सराउंडिंग कुछ हाइपरटेंशन है, ये सब होता है। तो थोड़ा सा रेस्ट लेके 2 दिन के बाद पेशेंट को चला फिरना करके सेकंड सर्जरी करना है, तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। 7 डेज के अंदर ही होना है, वो बहुत अच्छा है। जो स्टेजिंग होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि दोबारा पेशेंट को ओटी का आना पड़ेगा, एडमिशन दोबारा, सब दोबारा होता है। तो ये हो गया आपका नी रिप्लेसमेंट। एक इंजेक्शन कमर में दिया जाएगा, दोनों घुटना सोनो हो जाएगा, पाँव सोनो हो जाएगा, 45 मिनट्स का सर्जरी रहता है। काटा छाटा जो होता है, पहले जो होता था इतना तक दूरा कट, इतना, अभी आजकल 3.5 इंच 4 इंच, पहले 10 इंच का कट होना पड़ता था, स्टिच नहीं लगेगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट खुद उठ के टॉयलेट जाएगा, 110 डिग्री बेंड कर देगा, 90 से ज़्यादा होगा और कोई फिजियोथेरेपिस्ट का ज़रूरत नहीं होता है ज़्यादा, और पेशेंट खुद टॉयलेट जाएगा। 2-3 दिन के अंदर घूमना फिरना हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद 4 दिन से 5 दिन तक स्टेप्स वॉकिंग करेगा और घर आएगा। 20 दिन तक ड्रेसिंग रहेगा, नो स्टिच। 20 दिन के बाद ड्रेसिंग खोल दिया जाएगा, पूरा फ्री चलना फिरना हो जाएगा और कोई काम दाम में घर का छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। 1.5 महीना तक वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी काम नहीं करेंगे। 1.5 महीने के बाद साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, ऑफिस जाना एवं छोटा मोटा काम करना, स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, सब शुरू हो जाएगा। और इसे जो बोलते हैं सक्सेस रेट, तो सब लोग डरते हैं कि वो ऑपरेशन करने से सक्सेस होगा नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सक्सेस के बारे में आप सोचेंगे तो जितना भी सर्जरी आपको मालूम है, सबसे अच्छा सर्जरी है जो आँख का जो कैटरेक्ट सर्जरी, वो चेंज कर देते हैं। एक बार चेंज हो गया तो चला गया लाइफ लॉन्ग। ये भी ऐसे ही है, ये बहुत सक्सेसफुल, सेकंड बेस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन द वर्ल्ड इज़ द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसमें दिक्कत नहीं होता है, कभी कभी दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि सपोज ऑस्टियोपोरोसिस बोन है, हड्डी पकड़ने वाला हड्डी नहीं है, तो कैसे पकड़ेगा उसको थोड़ा मजबूत करके उसके बाद ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन हो गया भी तो उसके बाद टेरिपेराइटिस उसको मजबूत करना है। डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए सक्सेस रेट चेंज होता है। और सेकेंड थिंग इज़ दी हॉस्पिटल। तो पहले जो होता था कि लामिनार फ्लो ओटी, जो कि हेपा फिल्टर लगा होगा, और ये मॉड्यूलर ओटी, आजकल तो छोटा मोटा नर्सिंग होम में आ गया, अभी भुवनेश्वर में 3-4 जगह में है, तो हम तो पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं उसको। सब जगह नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो हमको ट्रैफिक बंद करना है, जो कि बाहर से कोई अंदर जाएगा और टिकट टाइम बंद रहेगा अंदर से, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रेस चेंज होगा, हेलमेट पहन लेते हैं, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक प्लेंटिली अवेलेबल, तो सब जगह कंट्रोल। और गामा रे रेडिएशन ड्रेस मिलता है, तो सब कंट्रोल, इन्फेक्शन एकदम कंट्रोल हो गया, तो दिक्कत कुछ नहीं होता।